शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवानों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाकर आईईडी धमाका किया है। मृतकों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। नक्सली वारदात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह बहुत दुखदायी है। कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ये लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। सीएम ने कहा, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में घात लगाकर डीआरजी के जवानों की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर भी शामिल है। आपको ये बता दें कि डीआरजी के जवानों को अरनपुर में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिस पर वो घात लगाए बैठे थे। और जब गश्त कर जवानों का काफिला वापस लौट रहा था, उस वक्त ये आईडी ब्लास्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह दंतेवाड़ा के जंगल से होती हुई ये सड़क, और इस सड़क पर जवानों का काफिला था, जिस पर घात लगाए हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर भी शामिल था। और हमने देखा है कि समय समय पर नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इसी तरीके से आईईडी ब्लास्ट करते हैं या फिर सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। विकास में रोड़ा अटकाने का काम उनके द्वारा समय समय पर किया जाता है। सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा अपने अंतिम चरण पर है और इसी वजह से ये नक्सलियों की बौखलाहट है कि वो इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आईडी लगाकर उन्होंने जवानों की गाड़ी पर हमला किया। 10 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। इससे पहले भी साल 2017 में इसी तरीके से बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। समय समय पर ये नक्सली हमले हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस साल में किस तरीके से नक्सलियों ने हमला किया और कितने जवान उसमें शहीद हुए हैं। यह सिलसिला लंबे समय से जारी है। टीसी-ओसी के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब करीब जो है 5 फीट से ज़्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है और इसी मार्ग पर जो है आगे जरगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। ये माओवादियों से प्रभावित इलाका है और बताया जाता है कि आज सुबह डीआरजी के जवान इसी इलाके के गश्त पे थे और सुबह जो है माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और फिलहाल जो है माओवादियों ने एक बड़े घात को अंजाम देते हुए जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है घटनास्थल पर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसमें जो है शहीद जवानों का पार्थिव जो है शरीर वो भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो है घायल जवान है उनको जो है यहाँ से दंतेवाड़ा ले जाया जा रहा है। और इस वक्त घटनास्थल पर हम मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दंतेवाड़ा के जो एसपी है सिद्धार्थ तिवारी वो पहुँच चुके हैं और साथ साथ जो है बीजापुर के एसपी जो है आंजनेय वेस्ट वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जवानों के काफ़ी संख्या में जवान तैनात है और यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से जो है घायलों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, दंतेवाड़ा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि जवान जो है यहाँ से पिकअप की वाहन में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट की, जिसकी चपेट में जवान है और साथ साथ में एक जो है वाहन चालक भी चपेट में आया है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा।
और इसी हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। तो आपने यहां पर सुना, सीएम भूपेश बघेल ने भी साफ शब्दों में कहा कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पर है और इसी वजह से ये नक्सलियों की बौखलाहट है कि वो इस तरीके से ब्लास्ट कर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि जब कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुख्यधारा से नक्सलियों को जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही सरेंडर पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी नक्सलवाद लंबे समय से खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? इसी तरीके की घटनाएं होती हैं, कई जवानों की शहादत होती है और इसी तरीके के बयान बार बार सामने आते हैं, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती हैं। दंतेवाड़ा से आज एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जहां घात लगाए नक्सलियों ने जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। 10 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, साथ ही एक ड्राइवर भी इसमें मारा गया है और घटना स्थल का भी मुआयना किया गया है। आपने देखा कि कितनी ज्यादा यहां पर हताहत हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, 10 जवान शहीद हो गए हैं। भारी मात्रा में एम्बुलेंस यहां पर बुलाई जा रही है। दंतेवाड़ा लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। बस्तर के बाद दंतेवाड़ा ही एक ऐसा इलाका है जहां पर नक्सलवाद अभी भी अपने पैर पसारे हुए है और छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। सरकारें आई और गईं इस दावे के साथ कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि नक्सलियों के साथ आज सुबह मुठभेड़ भी हुई थी। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि नक्सली इस इलाके में हैं, उसके बावजूद भी सेफ्टी को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों के काफिले पर हमला किया है और इतना बड़ा ब्लास्ट यहां पर किया है कि 10 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, 10 जवानों की शहादत हो गई है। ना जाने इसी तरह कितने जवानों के बलिदान यहां पर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मौके से और ये उसी इलाके की तस्वीर है, दंतेवाड़ा के अरनपुर की ये तस्वीर है जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया। और दूसरी तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जंगल से गुजरती इस सड़क में जब जवानों का काफिला गुजरा तो घात लगाए नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट यहां पर किया और पूरी गाड़ी के यहां पर परखच्चे उड़ गए। 10 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर की भी इसमें मौत हुई है। इससे पहले भी आपको याद होगा साल 2017 में भी नक्सलियों ने घात लगाकर हमले को अंजाम दिया था। भाजपा विधायक की उसमें हत्या हो गई थी। भीमा मंडावी भाजपा के एक दिग्गज नेता थे,
उसमें उनकी जान चली गई थी। इससे पहले भी झीरम घाटी कांड को अंजाम दिया गया जिसमें कई कांग्रेसियों की जान चली गई थी। इसके अलावा जो विकास के कार्य हैं उनमें भी रोड़ा अटकाने का काम लंबे समय से ये नक्सली करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इन नक्सलियों से कहीं ज्यादा ताकतमंद और पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलवाद पर नकेल नहीं कसी जा पा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ और उसके आसपास की जनता पूछ रही है। और आज एक बार फिर ये बड़ा नक्सली हमला देखने को मिला है। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पर है, नक्सलवाद के खात्मे के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी वजह से ये नक्सलवादियों की बौखलाहट है कि वो आईडी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, इलाके में विकास नहीं हो पा रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मौके से तस्वीरें हैं जहां पर कई एम्बुलेंस बुलाई गई है। 10 जवान शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर को अब दंतेवाड़ा पहुंचाया जा रहा है। जो जख्मी हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। और दंतेवाड़ा के ये खबर है जहां नक्सलियों ने आईईडी लगाकर 11 जवानों पर हमला किया और 11 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नक्सली इस तरीके से आईईडी लगाकर, घात लगाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें नक्सलियों द्वारा की गई हैं जहां वो पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर देते हैं, तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इलाके के लोग विकास से महरूम रहे इसके लिए भी नक्सली कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दावे और वादे जस के तस नजर आते हैं कि जब नक्सलवाद पर लगाम लगने में प्रशासन और सरकारें नाकाम साबित होती हैं। एक बार फिर से इसी सवाल के साथ कि दंतेवाड़ा में इतना बड़ा नक्सली हमला हो जाता है और वो हमला तब होता है जब सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है, प्रशासन के पास इस बात की जानकारी होती है कि नक्सली इस इलाके में छुपे हुए हैं, एम्बुश लगाए हुए हैं, घात लगाए हुए हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू का, जो इसी खबर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जिस तरीके से नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जानकारियों के मुताबिक सुबह मुठभेड़ हुई, प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि इस पूरे इलाके में नक्सली घात लगाए हुए बैठे हैं, उसके बावजूद भी रिस्क लिया गया, जवानों के काफिले को वहां से भेजा गया और जो निकल कर आया वो 11 जवानों की शहादत है। श्रीनिवास, जी बिल्कुल, दंतेवाड़ा जिले के जो अरनपुर पालनर इलाका है, यहाँ पर माओवादी की होने की खबर सुरक्षा बल जवानों को सुबह मिली थी, जिसके बाद डीआरजी के जवान मौके के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही सुरक्षा बल के जवान वहाँ मौके पे पहुंचे तो पुलिस और माओवादी के बीच में कुछ देर मुठभेड़ भी चली, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जिसके बाद जो डीआरजी के जवान हैं वो एक निजी वाहन, प्राइवेट वाहन में सवार होकर वापस आ रहे थे। उसी दौरान जो माओवादी ने आईडी को प्लांट किया था उसके जद पे इनकी वाहन आ गई और वो ब्लास्ट हो गया, जिससे 10 जवान जो डीआरजी के जवान हैं वो शहीद हो गए। साथ में एक जो ड्राइवर था सिविलियन थे उसकी भी डेथ हुई है। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त बल को भेजा गया है, इलाके की सर्चिंग तेज कर दी है। बस्तर आईजी सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए घटनास्थल के रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल श्रीनिवास, और समय समय पर हमने देखा है कि नक्सलवादी इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देते आए हैं। सरकारें कई दावे करती है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय से हम ये बयानबाजी सुनते आ रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों नक्सलवादी कम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सरेंडर भी भारी मात्रा में यहाँ पर नक्सल करते हैं, माओवादी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नए नक्सलवादी पैदा हो जाते हैं। इसके पीछे किस तरीके की रणनीति है नक्सलवादियों की, और अपनी मौजूदगी को दर्शाने के लिए समय समय पर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते आए हैं?
जी बिल्कुल, जो माओवादी है ये जो अभी जो समय चल रहा है ये टीसीओसी का है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस दौरान माओवादी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में रहते हैं और अधिकांश आमने सामने मुठभेड़ में कम वो माओवादी सामने आते हैं, लेकिन आईडी जो प्लांट है इससे माओवादी को काफी सफलता मिलती है और वो हमेशा इस मुकाम में वो हासिल हो जाते हैं। इस बार भी जो आईडी जो प्लांट किया था भारी एक्सप्लोजिव प्लांट था और ये आईडी को काफी समय से प्लांट किया था। जवान को समझ पाते, जवान जब मौके के लिए गए थे वहां पर मुठभेड़ हुई, वापस लौटे, जवानों को बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि जवानों के जो वाहन है ये इसकी जद में आ जाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। चूंकि ये हर बार ये बात किया जाता है कि माओवादी बैकफुट में, लेकिन स्वाभाविक है कि माओवादी बैकफुट में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति और योजना को तैयार करते हैं, अपने लड़ाकों को तैयार करते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। जी बिल्कुल श्रीनिवास, ये कोई पहला मौका नहीं है जब माओवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और उनकी रणनीति भी बहुत अच्छे से अब सामने आ चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज से नहीं कई सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। बहुत बड़े बड़े नेताओं का बलिदान भी इसमें दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस के कई नेताओं झीरम घाटी कांड में या फिर भाजपा के दिग्गज विधायक हों भीमा मंडावी, उनको भी नक्सलियों ने ही मौत के घाट उतारा था। और छत्तीसगढ़ का प्रशासन, छत्तीसगढ़ की सरकारें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि नक्सलवादियों की रणनीति क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर लगाम नहीं लग पाती है। भली भांति पता है कि टीसीओसी का महीना चल रहा है और ऐसे में नक्सलवादी बड़ी एक वारदात को अंजाम देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे विकास के कार्य हो या फिर जवानों पर हमला करना हो। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है, क्या रूट कॉज है श्रीनिवास की लगाम नहीं लग पा रही है? जी लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं उसमें जो बस्ती इलाके में कई सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जैसे डीआरजी जिसमें कोबरा बटालियन है, सीआरपीएफ है और तमाम जो सुरक्षा बल जो बस्तर में तैनात है, ये लगातार माओवादी से लोहल रहे हैं। लेकिन माओवादी की जो रणनीति है उसमें माओवादी कामयाब हो जाते हैं। माओवादी को जो मुखबिर होते हैं, माओवादी के जो लोग होते हैं लगातार सरेंडर कर रहे हैं और मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं। क्योंकि माओवादी के जो बड़े लीडर वो अपनी योजना बनाते हैं, जो अपने जो लाखों मादी है उनको तैयार। बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास, और क्योंकि अपने इलाकों में भी वो बदलाव करते रहते हैं, अपनी मूवमेंट में भी बदलाव करते रहते हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रणनीति में वो सफल हो जाते हैं। हालांकि हमारी सेनाएं, डीआरजी के जवान, प्रशासन, सरकारें सक्षम है माओवादियों से निपटने के लिए, लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल लंबे समय से बना हुआ है कि आखिरकार नक्सलवाद पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। श्रीनिवास, नजर आप बना के रखें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस पर जारी रहेगा, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। कश्मीर के बडगाम में जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की है। टीम ने जेल में बंद खुर्रम परवेज के दफ्तर पर छापे मारा है और दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। कुछ कैलेंडर भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार भविष्य की गतिविधियों की प्लानिंग के दस्तावेज जब्त किए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी आबिद हुसैन, बडगाम से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद, एनआईए एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले सईद सलाउद्दीन के बेटे की प्रॉपर्टी को सीज किया गया जब दिल्ली एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उसके ऑर्डर जारी किए, और आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। खुर्रम परवेज जो कि जेल में बंद है पहले से ही टेरर फंडिंग के मामले में, उसके एनजीओ पर छापा मारा है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी अभी तक मिल पाई है इस पूरे मामले पर आबिद? जैस्मिन, बिल्कुल जैसे आपको पता है ये रेड बहुत सुबह ये शुरू हुई थी, 9:30 या 10 बजे के करीब ये रेड शुरू हुई थी। धुंधु साहब दिन्ना का एक इलाका है जिला बड़गाम में जो आता है, वहां पर खुर्रम परवेज ने एक ऑफिस बनाया था, एक दफ्तर बनाया था। हालांकि वो वहां से कोई सरगर्मी नहीं कर रहे थे, लेकिन दफ्तर बनाया गया था, उसके बाद वो बंद था। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, लेकिन काफी सारे दस्तावेजात वहां पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से रेड थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही रेड वहां पे खत्म हुई है, करीब 4 या 5 घंटे वो रेड चली। आप अंदाजा लगा सकते हैं रेड कितनी बड़ी थी। और इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट जो वहां पे रखे गए थे, जिसमें पेपर कटिंग है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में हालात बढ़ रहे थे, फिर वो दूसरे दिन जब पेपर्स में आते थे, उन पेपर्स की कटिंग्स तक ली गई है और वो पेस्ट की गई थी एक फाइल में। और यकीनन जब पेस्ट की गई, वहां पे रखी गई, तो कहीं ना कहीं वो भेजी जाती थी या कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड रखा जाता था। वो दस्तावेजात सीज किए गए। इसके अलावा जो जैसे आपने कहा कुछ कैलेंडर टाइप उन्होंने जब्त किए हैं। और जराये से ये खबर है जैस्मीन
कि वहां पर जो फ्यूचर में उनका प्लान था, किस तरह से क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी एक्टिविटीज को जारी रखना है, वो भी वहां पर, वो भी दस्तावेजात, वो भी कैलेंडर टाइप, वो भी जब्त किए हुए हैं। क्योंकि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए पहले से ही कार्रवाई में है, पहले से ही ये कार्रवाइयां तेज हुई है। कुछ दिन पहले वो बड़गाम का यही इलाका धुंधुसा से कुछ दूरी के बाद ही शोबू का इलाका आता है, जहां पर सैयद सलाउद्दीन के बेटे के घर पे उसकी अराजी पर एनआईए ने रेड करके उसे अटैच किया है। उसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आज जो खुर्रम का ऑफिस था वहां पर मौजूद है। वहां पर खुर्रम परवेज ने ये ऑफिस खोला था। वहां पर कई सारे दस्तावेजात देखिए थे, क्योंकि आपने भी तस्वीरें देखी है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अंदर काफी कुछ मौजूद था। क्योंकि जिस तरह से रेड हुई, जिस तरह से वहां पर टाइम लगा और जिस तरह से हमें फिर सोर्सेस से पता चला, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने दस्तावेजात उन्होंने देखे होंगे, कितने दस्तावेजात की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी। और जैसे कि सरकार की पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ या टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ, तो वही कार्रवाइयां एनआईए तेज कर रहा है। टेरर फंडिंग मामले में परवेज पहले ही जेल में बंद है, क्योंकि वो एक फिलिपाइन बेस्ड एनजीओ के साथ काम कर रहे थे और यहाँ पर कई सारे केस में वो सरगर्म भी था। वो कई सारे यहाँ पर जब हालात खराब थे तो खुर्रम परवेज काफी सरगर्म था, वो आते थे और कई सारे उन्होंने केसेस भी, जो कई सारे केसेस भी उन्होंने लड़े हैं मिलिटेंट्स को या दूसरे लोगों के। तो वहां पर सारे जो है दस्तावेजात वहां पर आज मौजूद थे, उनको जांच किया गया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया और वो एनआईए की टीम बिल्कुल आबिद, और जिस तरीके से एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है, छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं और कुछ ऐसे इलाकों पर छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं जहां से ऐसा माना जाता था कि टेरर फंडिंग हो रही है, और फिर कश्मीर में, जम्मू में हालात बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं और उसी के सबूत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आबिद, आप नजर बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश से आपको खबर देंगे, जहां शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी अब बढ़ गई है। आज से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्री और सीपीएस भी प्रचार में उतर गए हैं। मंत्री रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह चुनाव प्रचार में उतरे हैं। उनके साथ सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। तीनों ने शिमला के लोअर ढली वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार विशाखा चौहान के लिए प्रचार किया। इस दौरान मंत्रियों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस शिमला की 34 में से 32 वार्ड में जीत दर्ज करेगी। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ये जान चुकी है कि वो वार्ड का चुनाव भी हार रही है, इसलिए उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि सिर्फ पहले से तय 8 वार्डों की जिम्मेदारी लूंगा, बाकी की जिम्मेदारी जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप की है। यही बताता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, शिमला नगर निगम चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, कुल 4 दिनों का वक्त बचा है जब प्रचार प्रसार करना है और कई मंत्री इस वक्त प्रचार प्रसार में नजर भी आ रहे हैं। आज अनिरुद्ध सिंह, मोहनलाल ब्राक्टा, रोहित ठाकुर ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला। क्या कुछ जानकारियां और कौन से बड़े चेहरे शिमला के अलग अलग वार्डों में आज नजर आए? रणबीर जी हाँ, देखिए अभी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जो अपर ढली वार्ड है यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ठीक सामने आपको जो है यहाँ पर भाजपा ने जो यहाँ पर कार्यालय बनाया है, यहाँ की तस्वीरें भी नजर आ रही है और इनके ठीक साथ यहाँ पर थोड़ी ऊपर जो है तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। जो निर्माणाधीन भवन है, यहाँ पर कांग्रेस की एक जनसभा चल रही है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर प्रचार के लिए पहुंचे हैं, इनके साथ सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी यहाँ पर मौजूद है। आज देखिए एक ही स्थान पर 2 कैबिनेट मंत्री हमें मिले। हमें जो है मोहनलाल ब्राक्टा सीपीएस वो उन्हीं के साथ थे जो थोड़ी देर पहले हमने जो यहाँ पर इस चुनाव को कवर किया था। और यहाँ पर जो ठीक आगे यहाँ पर जो भाजपा के जहाँ पर झंडे लगे हुए, यहाँ पर जो वार्ड कार्यालय है, यहाँ पर जो भाजपा के विधायक के आने से लोकेंद्र वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर पूरे शिमला में अलग अलग वार्डों में इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है।
जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल रणबीर, इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग वार्डों में नजर आ रही हैं जी। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शिमला नगर निगम चुनावों की जंग अब तेज हो चली है, वाकई सही मायने में वो तस्वीरें अब देखने को भी मिल रही है। रणबीर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।